डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो कंडीशन होती है ना, ये हमेशा टाइप 1 में होगी, टाइप 2 में नहीं हो सकती ये हमेशा टाइप 1 में होता है। अच्छा जी, ये बात हमें पता चल गई ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, ड्यू टू डेफिशिएंट ऑफ इंसुलिन। ठीक है जी। अगर कोई बंदा टाइप 1 डायबिटीज का है और उसकी बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंट है, तो इंसुलिन डेफिशिएंट होने की वजह से ये पेशेंट जो होगा वो कीटो एसिडोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा। कीटो एसिडोसिस, कीटोन्स आपके पास जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो कीटोन्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। कीटोन्स जो होंगे वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और एसिडोसिस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है जी। तो अगर डायबिटीज की वजह से कीटोन बनना शुरू हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे डायबिटीज कीटो एसिडोसिस। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने इसको सारे को रिलेट करना है। तो रिलेट करने से पहले हमारे पास, आपको मैं बताऊं कि इसमें हमें 3 सिम्टम्स मेन मिलते हैं। जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट होगा ना, वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के साथ प्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमारे पास ऐसे बंदे में होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दो बातें हमने कर ली। और तीसरी कंडीशन हमें देखने को मिलती है पोटाशियम एबनॉर्मेलिटीज, पोटाशियम एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है। अब हमारे पास ये तीनों कंडीशंस अगर ये इस पेशेंट को मिल रही हैं तो ये क्यों मिलेंगी, क्या वजूहात होती हैं, तो वो हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर किसी बंदे की बॉडी में इंसुलिन का लेवल अगर कम है, डिक्रीज इंसुलिन, तो उस बंदे की बॉडी में ग्लूकागोन का लेवल ज्यादा होगा या कम होगा। तो अगर इंसुलिन कम है तो ग्लूकागोन ज्यादा होगा। ठीक हो गया, एक बात होगी। अगर हमारे पास बंदा जो है वो पहले ही आपके पास डिक्रीज डेफिशिएंट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन डेफिसिट के साथ चल रहा है, और अब कोई स्ट्रेस या इन्फेक्शन की कंडीशन हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रेस और इन्फेक्शन की कंडीशन में हमारे पास बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होती है। तो एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन वो हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास एपिनेफ्रीन भी बढ़ गई और नोर एपिनेफ्रीन जो थी वो भी बढ़ गई। एट द एंड हम बात कर रहे हैं कि इंसुलिन नहीं है, ग्लूकागोन भी ज्यादा हो गया, एपिनेफ्रीन भी ज्यादा हो गई। और आपके पास जो इंसुलिन था ना, इंसुलिन ये करवाता था, दो मेन काम मैंने बताया, लिपोलाइसिस जो थी, और इसके अलावा हमारे पास दूसरा इसका कौन सा मेन फंक्शन था कि ये आपके जो प्रोटीन्स थी ना उनकी भी लाइसिस जो था वो भी नहीं होने देता था। तो लिपोलाइसिस को मैं लिखता हूं, तो ये आपके पास लिपोलाइसिस को इनहिबिट करता था इंसुलिन। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, तो हमारे पास इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी है तो ये हमने कर दिया इसको प्लस, कि ज्यादा से ज्यादा लिपोलाइसिस होगी। ठीक है। अगर लिपोलाइसिस ज्यादा होगी, उसके अलावा हमारे पास जो ग्लूकागोन और नॉन एपिनेफ्रीन है, ये आपके पास इस वजह से आते हैं मैदान में कि इन्होंने ग्लूकोज को बढ़ाना होता है, बॉडी में ज्यादा करना होता है ग्लूकोज को। तो ये भी आपके पास क्या करवाते हैं कि लिपोलाइसिस को इन्हांस करना शुरू कर देते हैं। अगर लिपोलाइसिस इन्हांस होगी तो हमारे पास जो ट्राइग्लिसराइड्स पड़े होंगे, ठीक है जी, ट्राइग्लिसराइड टूटेंगे, टूट के प्रोडक्ट देंगे हमारे पास फ्री फैटी एसिड्स एंड प्लस ग्लिसरोल। ठीक है जी। और यही जो फ्री फैटी एसिड्स हैं, ये आपके पास नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन? बीटा ऑक्सीडेशन तब होती है कि जब हमारे पास कीटोन्स फॉर्मेशन होनी होती है। ये बायोकेम का कंसेप्ट है। ठीक है जी। तो ये कीटोन्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। मैंने आपको जो बात बताई वो दोबारा एंड पे एक दफा फिर रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि बायोकेम का एक और कंसेप्ट है कि हमारे पास जो टीसीए साइकिल होता है ना, टीसीए साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है वो आपके पास कन्वर्ट होता है, उसने एसीटाइल
को ए को कन्वर्ट करना होता है आगे आपके पास फर्दर टीसीए साइकिल में, ठीक है। लेकिन जब बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन है तो एपिनेफ्रीन और नोरेपिनेफ्रीन और ग्लूकागोन जब आ गए तो ये तीनों पता क्या करते हैं कि इस ऑक्सैलो एसीटेट को बाई डायरेक्ट मतलब एक तरफ से डाइवर्ट कर देंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ये बायोकेम का कंसेप्ट चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा आपने घबराना नहीं है, बस सुनते जाएं। अच्छा जी, अब ये प्रोसेस क्यों हुआ? क्योंकि ग्लूकागोन जी जी से पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि ग्लूकागोन और प्लस नोरेपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन जो थी वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को इन्हांस करती है, तो इन्हांस करेगी। अगर अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी तो वो आपके पास जो प्रोडक्ट लेती है ना, वो उसको ऑक्सैलो एसीटेट चाहिए होता है, तो सारे का सारा ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस में। और ये जो आपके पास फर्दर टीसीए साइकिल आगे चलना होता है तो ये चलता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये जो एसिटाइल को ए है, ये आपके पास फ्री फैटी एसिड के साथ जाके अटैच होके बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इनहांस कर देता है, और फर्दर आपके पास क्या हो जाती है? कीटोन फॉर्मेशन। कीटोन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा सा ये बात है। अच्छा, जब ये कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगी तो कीटोन फॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा? तो ये थोड़ा बहुत जो बातें थी दोबारा से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। डिक्रीज इंसुलिन ड्यू टू डायबिटीज टाइप 1, ठीक है जी। अगर डायबिटीज टाइप 1 की वजह से इंसुलिन कम है और फर्दर आपके पास ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि स्ट्रेस बॉडी पे बढ़ गया या कोई इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, तब ही आपके पास डायबिटीज कीटोएसिडोसिस होगा। नॉर्मली तो टाइप 1 ही चल रहा था, वही चलता रहता, लेकिन ऐसी कंडीशन में, अब ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस इन्फेक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्हांस कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन अपना काम करना शुरू कर देंगे, और इंसुलिन भी अगर कम है तो ग्लूकागोन भी आपके पास रिलीज हो जाएगा, जो कि क्या करेगा? ये दोनों आपके पास लिपोलाइसिस करवाएंगे। इंसुलिन जो थी वो लिपोलाइसिस को रोक रही थी, अब वो है ही नहीं तो कोई नहीं रोकेगा। तो आपके पास जब फैट्स मेन माइक्रोमोलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड टूटेगा तो फ्री फैटी एसिड बनेंगे, और ग्लिसरोल, ये आपके पास जो प्रोसेस होता है ना ग्लिसरोल, ये आपके पास ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रो डीएचएपी प्रोडक्ट में, और फिर उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे तो हमने ट्राइग्लिसराइड फैट को तोड़ के फ्री फैटी एसिड निकाल लिए, ठीक है, जो कि बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, और नेक्स्ट हमारे पास कीटोन्स बन गए। इसके साथ हमें एसिटाइल कोए भी चाहिए होता है, तो एसिटाइल कोए कहाँ से आता है कि ग्लूकागोन और नॉन एपिनेफ्रीन जो होते हैं वो सारे के सारे ऑक्सैलो एसीटेट को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, इस प्रोसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इसका एक ही फंक्शन होता है इन सारे काम ने कि ग्लूकोज को इंक्रीज करना है। ग्लूकोज तो भाई पहले ही बहुत ज्यादा है, तो और ज्यादा करी जा रहे हैं, तो ये आपके पास बहुत ही वर्स कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो एसिटाइल कोए यहाँ पे आपके पास ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोए के साथ आपके पास कंबाइन होगा तो फर्दर टीसीए साइकिल चलेगा। अगर ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोए के पास आया ही नहीं तो ये आपके पास कहेगा कि मैं अब किसी का बॉन्ड नहीं हूं, तो मैं जाके फैटी एसिड के साथ अटैच हूंगा, और सारे का सारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो आल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से कीटोन्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर कीटोन्स फॉर्मेशन होगी तो कीटोन्स मैंने शुरू में बताया कि वो आपके पास एसिडिक in नेचर होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं, ठीक है। तो अगर एसिडिक नेचर होंगे तो हमारे पास बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस का प्रोसेस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। और इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, वो इस वजह से होता है कि जब ये कीटोन फॉर्मेशन होती है ना, तो एसीटोन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और प्लस एसीटोन, ये तीन कीटोन्स ही हैं। तो ये जो एसीटोन होते हैं ना, बाकी दो जो होते हैं एसीटोन और प्लस बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, ये तो आपके पास आ जाते हैं बॉडी में, और ये जो एसीटोन होते हैं ना, ये आपके पास बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होगी, हाइपर वेंटिलेशन, कोजमोल ब्रीदिंग, ठीक है जी, कोजमोल ब्रीदिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। और ये जो एसीटोन होते हैं ना, इनकी नेचर है कि ये फ्रूटी इन स्मेल होते हैं, फ्रूटी स्मेल, ठीक है जी। अगर आपके पास पेशेंट आ गया है और वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है और उसकी जो ब्रीदिंग है वो फ्रूटी स्मेल दे रही है, तो ये जो बंदा है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ जा चुका है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट ये बात हो गई एसिडोसिस होगा, फिर मैंने कहा था कि डिहाइड्रेशन,
तो डिहाइड्रेशन क्यों होगी भाई, बहुत ज्यादा वर्ष होगी। वर्ष इस वजह से होगी कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हमने, तो ये सारे का सारा ऑस्मोटिक अफेक्ट शुरू करेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन की तरफ लेके जाएगा सारी बॉडी के फ्लूइड को, और हाइपोवोलीमिया डिहाइड्रेशन के साथ पेशेंट जो होगा वो प्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो पेशेंट होता है वो आपके पास वॉमिटिंग, जीआईटी, वॉमिटिंग के साथ भी प्रेजेंट करता है, क्योंकि एसिड बेस बैलेंस हो जाता है ना। और उसके अलावा हमारे पास जीआईटी डिस्टरबेंस के एब्डोमिनल पेन भी होगा इस पेशेंट को। नेक्स्ट हमारे पास एक बात रह गई है कि इसके अलावा हमारे पास और क्या होता है। ठीक है जी, और ये नॉर्मेलिटीज शो होना शुरू हो जाती हैं। पोटाशियम एबनॉर्मेलिटीज क्यों होती है? नॉर्मली हमने कल एक फंक्शन पढ़ा था इंसुलिन का, कि अगर हमारे पास ये कोई सेल है तो सेल के ऊपर हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होता है। ठीक है जी, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप। ठीक है, ये क्या काम करता है कि ये हमारे पास सोडियम को सेल से बाहर, पोटाशियम को सेल के अंदर, और यहाँ पे इंसुलिन इस पंप को रन करवा रही होती है। अगर इंसुलिन ये ज्यादा करेगी तो ज्यादा से ज्यादा जो सोडियम होगा वो सेल के बाहर होगा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि हाइपर नेट्रीमिया होगा इसकी वजह से, और हाइपोकैलीमिया होगा, क्योंकि सारे का सारा पोटाशियम जो होगी इंसुलिन अंदर भेज देगी। लेकिन लेकिन अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं है, ठीक है, तो ये जो पंप है इसका जो आपके पास रेट है वो डिक्रीज होगा, वो इतना एफिकेसी से काम नहीं करेगा, जिसके नतीजे में आपका जो पोटाशियम है वो बॉडी से बाहर ही रह जाएगा। अगर बॉडी से बाहर ही रह जाएगा तो आपको पहले अर्ली मिलेगा हाइपर कैलीमिया, कि आपके पास जो पोटाशियम का लेवल है वो ब्लड में ज्यादा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मिलता पेशेंट हाइपोकैलीमिया के साथ ही है। वो इस वजह से मिलता है क्योंकि जब आपके पास बॉडी में बहुत ज्यादा ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड निकल जाता है, तो आपके पास जो एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म है ना वो आपके पास आ जाता है मैदान में, और वो ज्यादा से ज्यादा सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में वो ज्यादा पोटाशियम को बॉडी से बाहर निकाल देता है। बात ये है कि आपके पास जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है ना वहां से सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, और जिसके नतीजे में पे बैक देता है, ये पोटाशियम को बॉडी से बाहर निकालता है। अब हुआ ऐसे था कि जो पोटाशियम था तो वो तो पहले सीरम में ज्यादा पड़ा हुआ था बेचारा, वो तो सेल के अंदर होता तो शायद बच जाता, वो पहले सीरम में था। ऊपर से आपने सोडियम एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी से हमारे पास क्या करवा दिया कि पोटाशियम को ज्यादा से ज्यादा बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसके अलावा हमारे पास जो डायूरेसिस इफेक्ट होता है ना, कि जैसे अब आपके पास सीरम में पोटाशियम ज्यादा है, ठीक है, अगर सीरम में पोटाशियम ज्यादा है, ब्लड में ज्यादा है, तो जो ओस्मोटिक इफेक्ट आ रहा है, ग्लूकोज जो है ज्यादा से ज्यादा वाटर को बाहर निकाल रही है, तो वो इसके साथ साथ पोटाशियम को भी ले जाती है। तो पेशेंट जो होगा, आपके पास इंसुलिन का इफेक्ट तो ये होगा ना कि इंसुलिन नहीं है तो अब आपके पास होना चाहिए हाइपर कैलीमिया, लेकिन इंसुलिन ना होने की वजह से आपके पास पेशेंट को हाइपर कैलीमिया नहीं होता बल्कि हाइपोकोलीमिया होता है, क्योंकि पोटाशियम रह ही नहीं पाता, वो सारा बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की ये कंडीशन होती है। ठीक है, यही मेन कंसेप्ट थे जो कि हमने पढ़ लिए। अब हम बुक पे देखते हैं और बुक पे फिर पैथोजेनेसिस की क्या है कि जी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इंसुलिन नॉन कॉम्प्लायंस एंड इंक्रीज रिक्वायरमेंट ड्यू टू स्ट्रेस, इन्फेक्शन की वजह से लिपोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड, इंक्रीज कीटोन बॉडीज, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट प्लस एसीटो एसीटोन, ये दोनों कीटोन बॉडीज होती हैं। इंसुलिन डेफिशिएंट कीटोन्स प्रेजेंट, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी और कीटोन प्रेजेंट होंगे। सिम्टम्स क्या होंगे? डेलीरियमिया साइकोसिस, पेशेंट जो होगा वो आपके पास उसको मेंटल एबनॉर्मेलिटीज जाहिर करेगा, कोजमोल रेस्पिरेशन, रैपिड डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल पेन, नोइया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर ड्यू टू एक्सहेल एसीटोन। लैब्स अगर देखेंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया, एच पॉजिटिव आइन ज्यादा, क्योंकि कीटोन्स जो थे वो आपके पास एसिटिक होते हैं। डिक्रीज बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स जो आपके पास हैं
वो कम होंगे, ठीक है। एनायनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस इंक्रीज यूरिन एंड ब्लड कीटोन्स लेवल, ल्यूकोसाइटोसिस, आपके पास जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी ज्यादा होंगे बॉडी में, ठीक है। नॉर्मल इंक्रीज सीरम पोटाशियम, नॉर्मली वो कहता है कि पोटाशियम का लेवल इंक्रीज होना चाहिए, बट डिप्लीट इंट्रासेलुलरली पोटाशियम ड्यू टू ट्रांस सेलुलर शिफ्ट फ्रॉम डिक्रीज इंसुलिन एंड एसिडोसिस, ठीक है। ऑस्मोटिक डायूरेसिस इंक्रीज पोटाशियम लॉस इन इन द यूरिन एंड टोटल बॉडी पोटाशियम डिप्लीशन। एक और कंडीशन होती है कि आपके पास एक और पंप होता है जो कि आपके पास पोटाशियम हाइड्रोजन, ये आपके पास पंप होता है पोटाशियम हाइड्रोजन पंप, ठीक है। तो जब आपके पास एसिडोसिस होती है ना, तो एसिडोसिस के नतीजे में ये जो पंप है ये वर्क करता है, तो ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम को बाहर निकालता है, ज्यादा से ज्यादा एच पॉजिटिव आयन को बॉडी अंदर सेल की तरफ लेके जाता है ताकि सीरम में एच पॉजिटिव आयन कम हो जाए। तो इसके नतीजे में भी आपके पास जो पोटाशियम होगा ना, वो एक्स्ट्रा सेलुलरली ज्यादा हो जाएगा, जो कि फिर बाहर चला जाएगा। कॉम्प्लिकेशन लाइफ थ्रेटनिंग म्यूकरमाइकोसिस, सेरिब्रल अडीमा, कार्डियक अरिदमियाज। तो इसके इसके नतीजे में कार्डियक अरिदमियाज इस वजह से होंगे क्योंकि हमारे पास जो पोटाशियम है ना वो आपके पास मेम्ब्रेन की पर सॉरी मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ना, एक्शन पोटेंशियल, उसको मेंटेन कर रहा होता है। तो पोटेशियम में नॉर्मेलिटीज की वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे मेन इफेक्ट आएगा और अरिदमियाज हो सकते हैं। सेरिब्रल अडीमा क्यों होगा? हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, ग्लूकोज अगर बहुत ज्यादा है तो वो आपके पास ब्रेन में अडीमा काज करवा सकता है। म्यूकरमाइकोसिस, ये हमारे पास एक फंगस होती है जो कि हमारे पास क्या करवाती है कि मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो नेजल है ना, नेजल, ठीक है जी, नेजल कैविटीज और उसके अलावा ऑर्बिटल्स, आपकी जो आंखें हैं या आपके पास जो नेजल साइनसेस हैं उनकी इन्फ्लामेशन काज करवा देगी। तो अगर कोई बंदा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है तो उस बंदे में साथ ऑर्बिटल और नेजल आपके पास कंजेशन और ऑर्बिटल पेन की कंडीशन भी मिल सकती है। और फिर आप देखेंगे कि ये आपके पास कौन सी होती है, ये हाइफी होती है, ठीक है। और सूडो हाइफी बनाती है ब्रांचिंग एट द एक्यूट एंगल, 90 एंगल इसकी मॉर्फोलॉजी होती है। तो ये आपके पास माइक्रो की बातें हैं, लेकिन इधर अभी आप ना समझे, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि इसकी वजह से या तो आपके पास नेजल साइनसाइटिस हो सकता है या आपके पास ऑर्बिटल इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या देंगे कि आईवी फ्लूइड देंगे, आईवी इंसुलिन देंगे एंड पोटाशियम टू रिप्लेट इंट्रासेलुलरली स्टोर, ठीक है जी, और साथ हम देंगे पोटाशियम। अब ग्लूकोज में बी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया फ्रॉम इंसुलिन थेरेपी। सबसे पहले अगर हाइपोवोलेमिक का पेशेंट था ना, उसको हमने दिया आईवी फ्लूइड। अगर हमने इसको आईवी फ्लूइड दिया, ठीक है, इसके साथ हम देंगे आईवी इंसुलिन, इंसुलिन भी दे दी, इंसुलिन देंगे तो वो सारा अपना काम करेगी ना। तो उसके साथ वो ये कह रहा है कि जब आपने इंसुलिन देनी है ना तो आपने क्या करना है कि पोटाशियम के लेवल को चेक करते रहना है, क्योंकि जब आप इंसुलिन देंगे तो सारे का सारा पोटाशियम जो होगा ना वो इंट्रासेलुलरली चला जाएगा। अगर इंट्रासेलुलरली चला जाएगा, ठीक है, तो इसके नतीजे में आपके पास क्या होगा कि सॉरी हाइपोकैलीमिया के साथ पेशेंट दोबारा मिल सकता है और वो आपके पास एबनॉर्मेलिटीज, अरिदमियाज और बाकी मेम्ब्रेन की एबनॉर्मेलिटीज काज करवा सकते हैं। तो इसको चेक करते रहना है, साथ पोटाशियम को साथ चेक करते रहना है, इसके लेवल को मेंटेन रखना है। आईवी फ्लूइड, आईवी ग्लूकोज, सॉरी आईवी फ्लूइड, आईवी इंसुलिन और प्लस पोटाशियम बनाना बैग्स जो हैं वो आपने देने हैं।